हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज गुप्ता एंड वेलकम टू अपलिफ्ट फिजिक्स। अगर आप अपने जेई एडवांस की प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हैं तो ये मैकेनिक्स 100 क्वेश्चन की सीरीज और ये वीडियोस आपके लिए ही हैं। इस वीडियो में मैंने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और उसको हमने इस चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमारे पास 3 इक्वल मासेस के स्फीयर्स हैं और ये पूरा अरेंजमेंट स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। मतलब ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ए, बी और सी इन तीनों के मासेस बराबर हैं। ए और बी एक इनइलास्टिक कॉर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये रेस्ट पे पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये C यहां पर इस डायरेक्शन में चलता हुआ B से इलास्टिक इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो इलास्टिक इंपैक्ट होने के जस्ट आफ्टर हमें A, B और C इन तीनों की वेलोसिटी एस्टिमेट करनी है। ये पूरा अरेंजमेंट स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। दैट मींस अगर आप वर्टिकल में देखें तो ये जो स्मॉल बॉल्स हैं, स्फीयर्स हैं, इनके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है और ये पूरा अरेंजमेंट आपको हॉरिजॉन्टल टेबल का शो किया गया है या हॉरिजॉन्टल सरफेस का शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास सिस्टम है इसमें C इस डायरेक्शन में ऐसे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से हम थोड़ा एंगल्स वगैरह पता लगा लेते हैं। तो देखिए जो ये वाला एंगल है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइडेड है कि ये डिस्टेंस L/2 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और ये L लेंथ है। तो यहाँ से आप इस एंगल को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना आएगा? वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू L/2, दिस वन इज L/2 अपॉन L। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा आ रहा है दैट इज हाफ। तो ये जो मैंने थीटा एंगल एज्यूम किया है दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इससे इंपैक्ट करेगा, तो इंपैक्ट करने के जस्ट आफ्टर हमें इनकी वेलोसिटीज एस्टिमेट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि हमें एजम्पशन किस तरह से लेना है और उस एजम्पशन में आपको देखना पड़ेगा कि इस इंपैक्ट में कौन कौन से फोर्सेस इंक्लूडेड हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें फोर्सेस को, तो जैसे ही ये इससे इंपैक्ट करेगा तो B और C के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा और उस नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स एक्ट करेगा। तो देखिए यही इनका कॉमन नॉर्मल भी बनेगा क्योंकि दोनों इस तरह से हैं। तो यही इनका कॉमन नॉर्मल बन जाएगा और यही लाइन ऑफ इंपैक्ट भी होगा। तो यहां पर देखिए C जब इससे इंपैक्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा? C के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऐसे पीछे की तरफ और B के ऊपर ऐसे आगे की तरफ एक्ट करेगा। तो एक ये नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स इन दोनों पे एक्ट करने वाला है इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही ये वाला इंपल्स एक्ट करेगा तो यहाँ पर जो ये कॉर्ड है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ तो बढ़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर टेंशन का इंपल्स इस डायरेक्शन में, B के ऊपर इस डायरेक्शन में और A के ऊपर इस डायरेक्शन में, ये टेंशन के इंपल्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इंपल्स अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जस्ट आफ्टर इंपैक्ट अगर हमें ये पता करना है कि इनकी वेलोसिटीज कैसी होंगी तो हम इनको एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए एजम्पशन बहुत हमें लॉजिकली लेना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो जाए। हम एजम्पशंस किस तरह से लेंगे? तो देखिए जो हमारा ये C वाला पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दैट मींस इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके ऊपर जो इंपल्स एक्ट कर रहा है वो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी इसके ऊपर इंपल्स पीछे की तरफ है, ठीक है। तो किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स का इंपल्स उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो देखिए नेट फोर्स का इंपल्स, तो हमारे पास जो इंपल्स वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम हमें पता है राइट डायरेक्शन में है और इस पर जो इंपल्स एक्ट कर रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहा है। तो देखिए ये इंपल्स की आपको वैल्यू नहीं पता है बट आपको इसका डायरेक्शन पता है और आपको इनिशियल मोमेंटम भी पता है, लेकिन आपको ये बात पता है
कि ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग है। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, एक ही लाइन के अलोंग। इनिशियल मोमेंटम राइट डायरेक्शन में है और लेफ्ट डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो हमारा फाइनल मोमेंटम है वो इसी लाइन के अलोंग आएगा, ये किसी और डायरेक्शन में नहीं आ सकता, इसी लाइन के अलोंग होगा। राइट में होगा या लेफ्ट में होगा वो हम सॉल्व करेंगे और वो इंपल्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हम जो एजम्पशन ले रहे हैं सी की फाइनल वेलोसिटी का, तो सी की फाइनल वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं अलोंग दिस लाइन ओनली। अब वो किधर होगा, राइट होगा या लेफ्ट, वो सॉल्व होने के बाद आ जाएगा। तो देखिए हमने एज्यूम किया फॉर द फाइनल कंडीशन कि हमारा जो सी वाला पार्टिकल है इसकी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमने कहा दैट इज vc। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मेरा b है, हम इसके लिए इसकी वेलोसिटी एज्यूम करते हैं। तो देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो जैसे आपको पता है कि इंपल्स इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आपको पता चल गया कि इसका p इनिशियल तो 0 है, तो इसका मतलब इसका फाइनल मोमेंटम इस पर लगने वाले नेट इंपल्स की डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इसके ऊपर दो इंपल्स एक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक इधर टेंशन का इंपल्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा इसका फाइनल मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा। तो डेफिनेटली हमें नेट इंपल्स नहीं पता है, तो अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम उसको अभी एज्यूम करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा ए है, ए के लिए अगर हम बात करें तो ए पर एक टेंशन का इंपल्स लग रहा है बस, तो इनिशियल मोमेंटम ए का 0 है और उसके ऊपर एक टेंशन का इंपल्स लग रहा है। तो क्या आपको ये बात दिखाई दे रही है कि इंपल्स जिधर होगा उधर ही फाइनल मोमेंटम आएगा, तो इधर टेंशन का इंपल्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम भी इधर होना चाहिए। तो इसीलिए हम ए की वेलोसिटी इस कॉर्ड के अलोंग ऊपर की तरफ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए और सी का वेलोसिटी प्रॉपर्ली एज्यूम कर लिया है। तो देखिए जैसे ये हमारा बी है, अभी मुझे नहीं पता कि बी के बारे में क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरा ए है इसका वेलोसिटी एसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये मेरे पास वीए वेलोसिटी आ गया। अब क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि बी पर नेट इंपल्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्रॉपर्ली मैं इसका वेलोसिटी एज्यूम नहीं कर रहा हूं। तो अगर मुझे डाउट है इसके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एज्यूम करके आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एज्यूम करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अच्छा साथ के साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कंस्ट्रेंट क्या है कि ए और बी जो हैं वो एक इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये हमेशा एल ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह से जा रहे होंगे, मतलब मैं बी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ए के रेस्पेक्ट में बी को सर्कुलर मोशन करना है। क्यों? क्योंकि ए से बी की दूरी फिक्स रहने वाली है, तो ए से बी का मोशन एनालाइज करोगे तो इसको सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, और उसी तरह से बी के रेस्पेक्ट में ए को भी सर्कुलर मोशन ही करना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर ए के रेस्पेक्ट में बी को सर्कुलर मोशन करना है तो क्या मुझे ये पता है कि बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में किधर हो सकती है? क्योंकि देखिए अगर इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे होती है? रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर जो b है उसकी वेलोसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। तो देखिए मैंने इधर मान लिया दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी 90 डिग्री पे, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में b को कैसा मोशन करना है? सर्कुलर मोशन करना है, तो मैंने वेलोसिटी को रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर माना है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी? b की रिलेटिव वेलोसिटी है a के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? तो हमें पता है ना कि अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे पता चल गया कि a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी ये है, तो अगर मुझे b की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो क्या हम इस va वेक्टर को इधर ले आए? तो हमारे पास vb क्या बनेगा? vb इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ a।
तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ए और बी में एक कंस्ट्रेंट भी था, तो मैंने उस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर दिया। अगर आप ब्लाइंडली इसकी वेलोसिटी एज्यूम करेंगे तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपको कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और वो ये है कि ए के रेस्पेक्ट में बी सर्कुलर मोशन करेगा और बी के रेस्पेक्ट में ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां मैंने कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करवा दिया क्योंकि मैंने वेलोसिटी बी का एज्यूम किया ए के रेस्पेक्ट में, और वो इस डायरेक्शन में एज्यूम किया, किसके, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मैं यहां पर ए की वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी में अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बी की नेट वेलोसिटी आ गई। तो बताइए ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये है। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ये वी और ये वी है, ये वी वेक्टर मैंने ऐड कर दिया, तो वी इस डायरेक्शन में है तो इसको हमने इधर ऐड कर दिया। तो देखिए मेरे पास बी की वेलोसिटी नेट ग्राउंड फ्रेम में किधर हो सकती है, वो मैंने एक एजम्पशन लिख दिया है। ये ग्राउंड फ्रेम में है, वी और वी रिलेटिव, इन दोनों का वेक्टर सम करने पे ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो चुका है क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में बी को सर्कुलर मोशन करना, बी के रेस्पेक्ट में ए को भी। अगर आप बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालेंगे तो वो भी सर्कुलर मोशन की तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एजम्पशंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप देख रहे हैं एजम्पशन लेना ही कितना टफ है। इतना इजी नहीं है किसी भी चीज को रैंडमली एज्यूम कर लेना, क्योंकि अगर आप रैंडमली एज्यूम करेंगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपके पास एजम्पशन लेने का एक और तरीका था कि आप ऐसे रिलेटिव में नहीं मान के, मान लीजिए आप यहाँ पर b का vbx और vby कुछ एज्यूम कर सकते थे, और उसके बाद आपको फिर कंस्टेंट सेटिस्फाई कराना होता है कि a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस रेडियस वेक्टर के, तो अलोंग दिस वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह से माना है उसमें वो प्रॉपरली वो अप्लाई भी हो गया। देखिए अगर आप a पे बैठ के b की वेलोसिटी एस्टिमेट करेंगे तो डायरेक्टली अलोंग द थ्रेड जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और यही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर एजम्पशन हमने बहुत तरीके से लिया है। c का फाइनल वेलोसिटी मैंने इसी लाइन के अलोंग माना है, ये लॉजिक से है। a की वेलोसिटी को इस थ्रेड के अलोंग माना है, ये भी लॉजिक से है। और यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में b का मोशन किस तरह से हो सकता है, उसमें एक कंस्ट्रेंट था, वो मैंने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैंने a का वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर दिया। तो ये दोनों वेक्टर अगर आप ऐड ऑन करोगे तो b की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें va, v रिलेटिव और vc ये तीनों एस्टिमेट करने के बाद हम va, vb और vc ये एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं वन बाय वन। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, बहुत कॉन्शियसली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये वाला एंगल हम यहाँ पर एस्टिमेट कर चुके हैं, और ये वाला एंगल जो थीटा है वो थीटा हमारे पास 30 डिग्री एस्टिमेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री आएगा और ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम पूरा सिस्टम लें ए, बी एंड सी, इन तीनों को हम एज अ सिस्टम कंसिडर करें, तो इस सिस्टम में एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स है, वो इंटरनल हो जाएगा क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो सिस्टम पर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से ए और बी में जो टेंशन का इंपल्स है वो भी क्या होगा, वो भी इंटरनल है और वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर आप सिस्टम को ओवरऑल एनालाइज करें तो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल इंपल्स है या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स का आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो इनके ऊपर। ठीक है, तो देखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं अलोंग द थ्रेड एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। तो देखिए सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन पे आते हैं, तो ये दोनों रेस्ट पे हैं और हमारे इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम अलोंग द थ्रेड बात करते हैं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस V0 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा,
वी नॉट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वी नॉट cos 60, ठीक है। थ्रेड के पैरेलल और थ्रेड के परपेंडिकुलर कितना आएगा, दैट इज योर वी नॉट sin 60, ठीक है। तो हम पहले अलोंग द थ्रेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर VC को भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास VC है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये आपका VC इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो VC का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड दैट इज योर VC cos 60 और इस डायरेक्शन में आएगा VC sin 60, ठीक है। तो हम सबसे पहले अलोंग द थ्रेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें, तो अलोंग द थ्रेड इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज m into v naught cos 60 प्लस ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो इनका मोमेंटम 0। फाइनली इस डायरेक्शन में c का कितना है, m into vc cos 60 प्लस अलोंग द थ्रेड इसका मोमेंटम कितना है, m into va, इसका मोमेंटम, और इसका भी कितना है, प्लस m into va, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है v नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू vc डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2va। तो यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, दैट रिलेशन इज योर v नॉट इक्वल्स टू vc प्लस 4va, ठीक है। इक्वेशन 1 ये हमने किसके अलोंग अप्लाई किया है, अलोंग द थ्रेड हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो जाती है यहां से, ठीक है। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन जनरेट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, थ्रेड के परपेंडिकुलर। तो देखिए ये थ्रेड है, थ्रेड के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा थ्रेड के परपेंडिकुलर, तो दैट इज योर m v नॉट sin 60, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये अलोंग थ्रेड है और ये है परपेंडिकुलर टू थ्रेड, ठीक है। m v नॉट sin 60 इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू, इसका कितना होगा, दैट इज योर m vc sin 60, ठीक है। प्लस हमारे पास जो a और b है, इनका इधर परपेंडिकुलर में देखें तो a का परपेंडिकुलर में कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ b का है, तो दैट इज योर व्हाट, m into v रिलेटिव। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन यहां से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास देखिए m v नॉट sin 60, तो ये आएगा v नॉट √3/2 दैट इज इक्वल्स टू vc √3/2 प्लस v रिलेटिव, ओके। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा है v नॉट √3 दैट इज इक्वल्स टू vc √3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v रिलेटिव, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 अलोंग द थ्रेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा परपेंडिकुलर टू द थ्रेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुके हैं। अभी आप देखिए इस दो इक्वेशन में हमारे पास 3 अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। तो वो एक इक्वेशन जो है वो हमारा इलास्टिक कोलिजन वाली जो कंडीशन है कि जो हमारा B और C के बीच का कोलिजन है वो एक इलास्टिक कोलिजन है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके फिर हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या सिचुएशन है, देखिए यहां पर मेरा C वाला पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में V नॉट से जा रहा था इनिशियली,
और अगर आप बी की बात करें तो बी यहां पे रेस्ट पे था, क्योंकि कोलिजन तो इनके ही बीच में हो रहा है, सी और बी के बीच में। फाइनली क्या हुआ, मेरा सी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वीसी, और बी की वेलोसिटी किस तरह से है, इधर तो है ये वीए और इधर वी रिलेटिव, ठीक है। और यहां पर एंगल्स भी आप शो कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। दिस इज योर 60 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री। अब सबसे पहली बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन में जो हमारा ई होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन अपॉन velocity of approach along line of collision। तो velocity of separation along line of collision and velocity of approach। तो देखिए सबसे पहली बात, यही इनका कॉमन नॉर्मल था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो डेफिनेटली यही इनका लाइन ऑफ कोलिजन है। तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग यहां पर अप्रोच हो रहा है और यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। तो देखिए हमारे पास E का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो दैट वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू that value of E that is equals to कितना आएगा, देखिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन यहां पर होगा, तो देखिए इस VA का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और V रिलेटिव का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये इस तरफ आएगा और C का भी इधर कंपोनेंट है। डेफिनेटली सेपरेट होने के लिए इसको आगे तेज जाना होगा और ये धीमे आएगा। तो अगर आप VA का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हैं तो दिस इज योर VA cos 60, ठीक है, और V रिलेटिव का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट दैट इज V रिलेटिव cos 30। तो ये आगे जा रहा है और ये पीछे से आ रहा है, तो सेपरेट होने के लिए इधर वाली वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे, तो ये सेपरेट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास आने वाला है दैट इज योर VA cos 60 प्लस V रिलेटिव cos 30 माइनस ऑफ VC। माइनस क्यों, ये आगे तेज और ये धीमे, तो इनमें सेपरेशन होगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये तो रेस्ट पर है, तो यही अप्रोच कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज V0, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 है, क्योंकि ये हमारा कोलिजन किस तरीके का है, दैट इज द इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो यहां से देखिए हम अपना थर्ड इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं, दैट थर्ड इक्वेशन इज, इस V0 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा VA cos 60 है 1/2 प्लस V रिलेटिव √3/2 माइनस ऑफ VC दैट इज इक्वल्स टू V0, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा है VA प्लस √3V रिलेटिव माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V0। अब देखिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ चुके हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ऐसा करते हैं, हम VA की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो VA कितना आएगा, 2V0 प्लस 2VC माइनस ऑफ √3V रिलेटिव, इसको हम यहाँ इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर 4 टाइम्स ऑफ VA। VA हमारे पास आ रहा है 2V0 प्लस 2VC माइनस ऑफ √3V रिलेटिव, ओके, प्लस VC दैट इज इक्वल्स टू V0, ठीक है। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 9VC, ओके, 9VC आ रहा है हमारे पास, माइनस ऑफ 4√3V रिलेटिव एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 8V0 और ये है V0, तो दैट इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ 7V0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 से V रिलेटिव हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप ये कर सकते हो खुद भी। तो हम यहाँ पर V रिलेटिव सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितना आएगा, 9 टाइम्स ऑफ VC
minus of 4 root 3. The value of V relative is your root 3 times V naught minus VC upon 2. ठीक है, that is equals to minus of 7 V naught. तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास VC की वैल्यू आएगी दैट इज 9 VC प्लस दैट इज 2 6 15 VC दैट इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ V नॉट. तो यहां से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास VC इवॉल्व होके आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ V नॉट बाई 15. देखिए हमने VC को राइट साइड में एज्यूम किया था, लेकिन मैंने कहा था कि हमें पता नहीं है इम्पल्स की वैल्यू, तो ये राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा. तो देखिए यहाँ पर VC जो आ रहा है माइनस V नॉट बाई 15 आ रहा है. हमने इसको राइट साइड में माना था, बट इम्पल्स इतना ज्यादा हैवी है कि इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आ रही है. VC की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा देखिए 4VA प्लस VC हमारे पास कितना आ रहा है माइनस V नॉट बाई 15 दैट इज इक्वल्स टू V नॉट. तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है VA की वैल्यू 4VA दैट इज इक्वल्स टू 16 V नॉट बाई 15 और सॉल्व करने पर हमारे पास VA आ रहा है दैट इज 4 V नॉट बाई 15. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास VA की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है क्योंकि हमारा जो पार्टिकल था उस पे इस डायरेक्शन में इंपल्स लगा था A पे, टेंशन का इंपल्स, तो वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है. कितना? दैट इज 4 V नॉट बाई 15. ठीक है, और अब आप इस VC की वैल्यू को किसी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको V रिलेटिव की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है दैट इज रूट 3 टाइम V नॉट माइनस ऑफ VC. VC की वैल्यू है माइनस दैट इज V नॉट बाई 15 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V रिलेटिव. ठीक है, तो यहां से हमारे पास V रिलेटिव एस्टिमेट होके आ रहा है दैट इज 16 दैट इज 8 रूट 3 V नॉट बाई 15. देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा पूरा सॉल्व हो गया है, लेकिन हमारे पास VA और VC आ चुका है, बट अभी हमारे पास VB नहीं आया है. ये VB है, ये है B विद रिस्पेक्ट टू A. ये B की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में नहीं है. तो देखिए A की वेलोसिटी आपके पास ग्राउंड फ्रेम में आ चुकी है, C की वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन हमारे पास ये B की वेलोसिटी A के फ्रेम में आई है. तो हमें इसका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी एस्टिमेट करना है. तो देखिए क्या रहेगा, तो आपको डायग्राम ध्यान है, हमारे पास ये B है, ये A है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास V रिलेटिव इस डायरेक्शन में है और इधर VA. क्योंकि VA और V रिलेटिव ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास VB आएगा अंडर रूट ऑफ V रिलेटिव स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करके VB की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. यहां से हमारे पास VB आएगा अंडर रूट 8 रूट 3 बाई 15 V नॉट का होल स्क्वायर प्लस VA हमारे पास आ रहा है दैट इज 4 V नॉट बाई 15 4 V नॉट बाई 15 का होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास VB आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 208, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 15 V नॉट. तो हमारे पास देखिए यहाँ से VA, VB और VC तीनों एस्टिमेट हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो किया है. ये सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 0.4. ठीक है, अच्छा उसके सामने हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है. ठीक है, और इस फ्री एंड से 0.25 मीटर की डिस्टेंस से इस ब्लॉक को फेंका गया है. ठीक है, तो जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल
या ब्लॉक फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ है और उस पर हमने ब्लॉक को एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों हमारे पास इक्वल वैल्यू के हैं। तो देखिए ये फ्रिक्शन की वजह से रिटार्ड होता हुआ आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये स्प्रिंग से टकराएगा ब्लॉक और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर कहीं जाके रुकेगा। ठीक है, उसके बाद भी हमें एनालाइज करना है कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग दबने के बाद ये ब्लॉक वापस आता है, तो जैसा भी इसका मोशन फाइनली रहने वाला है, अल्टीमेटली हमें एट द एंड ये बताना है कि इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की फाइनल पोजीशन कहां होगी, मतलब हमें पता करना है कि फाइनली ये कहां पर रेस्ट पर आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या प्रोवाइडेड है, ये हमारे पास रफ सरफेस है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यहां से हमने जो स्प्रिंग का फ्री एंड है उससे हमने 0.25 मीटर फार अवे से ब्लॉक को थ्रो किया है। ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और सरफेस हमारा रफ है और जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है, दैट म्यू इज 0.4। स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के लिए 0.4 कंसिडर होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ के, दैट इज योर म्यू एन। क्योंकि आपका ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, तो n और mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास fk की वैल्यू आएगी, दैट इज 0.4 इंटू mg। ओके, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है m 1 किलोग्राम गिवन है और g की वैल्यू 10 है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास fk आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 1g, दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। मतलब हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, और इवन क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सेम है, तो अगर कभी हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी तो उसकी वैल्यू भी 4 न्यूटन होगी। ठीक है, तो देखिए ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड करता हुआ जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ये इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये ब्लॉक आगे रिटार्ड होता हुआ जा रहा है, पहले फ्रिक्शन की हेल्प से और बाद में फ्रिक्शन प्लस स्प्रिंग फोर्स दोनों मिलके। तो मैंने मान लिया कि जो नेचुरल लेंथ वाली जगह है वहां से x डिस्प्लेसमेंट अंदर जाकर ये ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट पर आता है। ठीक है, तो यहां से इस ब्लॉक ने स्टार्ट किया है और इस लोकेशन पे जाके वो स्टेशनरी हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें टोटल, तो दैट इज योर 0.25 प्लस x, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है 4 मीटर्स पर सेकेंड, जबकि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां से यहां तक का जो मोशन है उसमें इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, और इस ब्लॉक का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई वर्क नहीं है और mg का भी कोई वर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यहां पर इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो थ्रू आउट पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और Fk की वैल्यू आई है 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में पूरे रास्ते में इस पर एक तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है और दूसरा स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग का भी वर्क होगा। तो देखिए यहां पर क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है इसलिए हम इसका एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता तो हम इस ब्लॉक की एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के।
तो हमारे पास कौन कौन से वर्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इनमें से आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क डन नहीं है और mg का भी कोई वर्क नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है और ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg का तो कोई वर्क यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और स्प्रिंग का हमें वर्क डन लिखना है। तो देखिए फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है हमारे पास, फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है और बिल्कुल कांस्टेंट डायरेक्शन में लग रहा है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जो फ्रिक्शन का वर्क डन है उसमें फ्रिक्शन तो लेफ्ट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, तो इसका वर्क डन आएगा माइनस ऑफ एफ के इंटू 0.25 प्लस एक्स, ये वर्क डन है हमारे पास फ्रिक्शन का, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, तो एक्स इनिशियल जो है वो 0 है, तो दैट इज 0 स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल इज योर एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे आ गया है तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m इंटू इसकी वेलोसिटी है 4, तो दैट इज 4 स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया और उसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो जरा हम लोग देखते हैं कि ये कहां पर रुकेगा। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज माइनस ऑफ एफ के की वैल्यू है 4 इंटू 1/4 प्लस एक्स प्लस हाफ के की वैल्यू है 6 इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो यहां पर रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो दैट इज योर -1 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -8। तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे हमारे पास x के रूट्स आ जाएंगे, x का एक रूट आ रहा है हमारे पास -7/3 एंड x का सेकेंड रूट आ रहा है हमारे पास 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर -7/3 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब पहले ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो x अंदर जाने के बाद ये कहीं पे रुकेगा कंप्रेशन में, जबकि ये बता रहा है कि यहाँ पर -7/3 यानी x की नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पहले वो अंदर जाके कहीं पे रुकेगा, तो डेफिनेटली वो x इक्वल टू 1 पे मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। अब देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि सर ये अब रुक गया है तो हो गया सिस्टम खत्म और टोटल ये कितना मूव किया है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब ये x इक्वल टू 1 कंप्रेस करके रुकेगा तो वहां पर आप ये देखिए कि इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो उसकी वैल्यू आएगी k इंटू एक्स, k की वैल्यू है 6 इंटू 1, तो हमारे पास ये है टोटल 6 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल है जहां पर ये मोमेंटरली जाके थोड़ा सा रुकेगा। तो वहां पर देखिए क्योंकि अब ये स्टॉप हो गया है, अभी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर म्यूएस और म्यू के दोनों बराबर है, तो हमारे पास अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें वो भी हमारे पास 4 न्यूटन ही है, वो म्यू एम जी के इक्वल ही है, क्योंकि हमारे पास म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 6 न्यूटन है और यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है, 4 न्यूटन तक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रुका रहेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 6 न्यूटन है तो ये इसको स्लाइड करवा देगा, तो ये स्लाइड करवाते ही फिर ये यहाँ से वापस आएगा। क्लियर है, तो हमें पता करना है कि अब हम ये देखेंगे कि ये दोबारा कहाँ पे रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये फाइनली रुका हुआ नहीं रह सकता, मोमेंटरली रुकेगा और वापस लौट जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि ये कहां पे रुकेगा और उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि वो सिचुएशन हमारे पास क्या है।
देखते हैं क्या होगा अब। तो ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है, जहां पर स्प्रिंग कितनी कंप्रेस्ड है, 1 मीटर कंप्रेस्ड है। तो दैट मीन्स जहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी वहां से ये 1 मीटर कंप्रेस्ड अंदर है। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसको स्लाइड करके इधर जाना पड़ेगा, और स्लाइड करके इधर जाने की सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स इसको इस तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा, धक्का देगा, और जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो एफ के इसका पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहां से चलते चलते चलते, है ना, तो ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको रिटार्ड कर रहा है। तो अगर फाइनली मुझे ये पता लगाना है कि ये कहां पे रुकेगा, तो ये उस जगह पे रुकेगा जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि ये जहां पे रुक रहा है उस जगह पर इसका कंप्रेशन कुछ x2 है। तो देखते हैं ये x2 कितना आता है हमारे पास। तो देखिए, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इसके ऊपर 2 फोर्स हैं, वैसे तो 4 हैं, नॉर्मल रिएक्शन और mg का कोई वर्क है नहीं, वर्क यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अगेन नॉर्मल रिएक्शन और mg का वर्क तो 0 है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इस बार देखिए, इनिशियल पोजीशन भी रेस्ट की पोजीशन है और फाइनल पोजीशन भी रेस्ट की पोजीशन है, तो डेल्टा के तो 0 आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, एफ के का वर्क डन कितना है, माइनस ऑफ एफ के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। अच्छा, इधर कितना डिस्प्लेस हुआ ये, तो ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, और मैंने कहा कि अभी फाइनली कंप्रेशन इसमें मैंने माना है x2, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है 1 माइनस x2, तो योर वर्क डन इज fk इंटू 1 माइनस x2 प्लस स्प्रिंग का वर्क हाफ के x इनिशियल कितना है हमारे पास, दैट इज 1 का होल स्क्वायर, x इक्वल टू 1 हमने एस्टिमेट किया। x फाइनल, तो यहां पर x फाइनल हमारे पास x2 शो हो रहा है, दैट इज योर x2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन का वर्क, ये स्प्रिंग का वर्क, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों ही इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे सॉल्व करने पे क्या आता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास माइनस ऑफ एफ के की वैल्यू 4 है, 1 माइनस x2 प्लस हाफ के की वैल्यू है 6 इंटू 1 माइनस x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, दैट इज योर -4 प्लस 4x2 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन है 3x2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4x2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास x के 2 रूट्स आ रहे हैं, एक तो x इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1/3 और एक x इक्वल टू आ रहा है 1। तो आप ये बात तो समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास x इवन ये x2 है, तो x2 की 2 वैल्यूज आई है, एक तो 1 और एक 1/3, मतलब ये कह रहा है कि 1 पर, तो 1 तो मुझे बताइए इसकी इनिशियल कंडीशन है ना, जहां पे ये मोमेंटली रेस्ट पर आया था, तो यहां से तो ये शुरू ही हुआ है, तो ये वाला तो रूट यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इधर मूव करता हुआ आगे कहीं रुकेगा। तो जो ये रुक रहा है वहां पर x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/3। तो देखिए ये 1/3 कंप्रेशन पे जाके रुक रहा है। तो यहां पर स्प्रिंग में कंप्रेशन 1/3 है, तो एक बार फिर से स्प्रिंग फोर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो है वो kx, वो कितना एक्ट करेगा, तो k की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 1/3, सॉल्व करने पे आ रहा है 2 न्यूटन, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, कितना, 4 न्यूटन म्यू mg के बराबर। तो मुझे बताइए अब ये जो 2 न्यूटन का जो फोर्स है, क्या वो इसको ओवरकम कर पाएगा, वो इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली अब ये यहां से आगे स्लाइड नहीं करेगा, जबकि स्प्रिंग कंप्रेस सिचुएशन में है, लेकिन वो उसको पुश करके आगे मूव नहीं करा सकती। इसका मतलब यही इसका फाइनली रेस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए
इनिशियली वो कहां से चला था, हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। इनिशियली वो यहां से चला था, जब स्प्रिंग जहां से नेचुरल लेंथ पर है वहां से वो 1/4 मीटर की डिस्टेंस पर है, दैट इज 0.25 मीटर, है ना, 1/4 मीटर। और अभी ये x2 कितना है, x2 हमारे पास दैट इज योर 1/3 मीटर, ये यहाँ पे आके रुक रहा है और अब ये फर्दर मूव नहीं करेगा। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन के रेस्पेक्ट में कंसीडर करें तो कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद फाइनली इन दोनों के बीच में, मतलब इससे और इसका जो जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, तो मेरे पास ये डिस्टेंस जो आ रही है, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजिशंस, दैट इज 1/4 प्लस 1/3, दैट इज योर 7/12 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना कि स्प्रिंग कंप्रेशन में तो चला गया है, लेकिन क्वेश्चन को वहीं पे मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है स्प्रिंग फोर्स उसको पुश बैक कर दे और वो वापस आ जाए। ठीक है, तो मोमेंटली रेस्ट पे आने वाली सिचुएशन पूछा होता तो हम x = 1 आंसर दे देते फर्स्ट टाइम, लेकिन उन्होंने पूछा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, तो ब्लॉक वहां पे रुका नहीं है, वो वहां से रिटर्न हुआ है और कितना x2 = 1/3 कंप्रेशन पे जाके वो रुक रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7/12 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें आपको क्या प्रोवाइडेड है, एक हमारे पास लार्ज प्लैंक है, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था और हमने एक पार्टिकल को हिट किया प्लैंक पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हिट करने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब ये और ये दोनों आपस में जो कोलाइड हो रहे हैं वो कंप्लीटली इलास्टिक है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम एट विच द सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द प्लैंक, मतलब जब ये इससे टकराएगा उसके कितनी देर के बाद ये इस प्लैंक के ऊपर सिलेंडर प्योर रोलिंग करने लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा 1 by 1 क्या सिचुएशन है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन को फॉर्म करता हूं। ये मेरे पास प्लैंक है, उसके ऊपर ये सिलेंडर है और ये पूरा अरेंजमेंट ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का मास कैपिटल एम है और जो बाहर से आने वाला पार्टिकल है वो भी कैपिटल एम मास का ही है, वो इसको यहां से हिट करता है हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले तो हम इसका कोलिजन करा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो कोलिजन की सिचुएशन को देखने के लिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। देखो कोलिजन के बाद मुझे नहीं पता कि जो मेरा पार्टिकल है उसकी क्या वेलोसिटी रहने वाली है, तो मैंने अपने पार्टिकल के वेलोसिटी को मान लिया v1 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और उसके बाद मैंने प्लैंक के वेलोसिटी को मान लिया v2 और सिलेंडर जो है वो रेस्ट पे ही है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, ऐसे क्या अजम्पशन लिया? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि अगर प्लैंक मूव करने की कोशिश करता है तो यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे स्लाइडिंग होना चाहेगा, तो जब ड्यूरिंग कोलाइड हो रहा होगा तो ये ऐसे स्लाइड होना चाहेगा। लेकिन मुझे बताइए यहां पर जो कोलिजन है वो dt टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, dt टाइम के अंदर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहां पे जो फ्रिक्शन है ना, अगर हम उसकी वैल्यू चेक करें मैक्सिमम वैल्यू तो वो कितनी होगी, म्यू mg होगी। लेकिन यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है n वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है। जैसे आपको पता है ना, अगर मान लीजिए हम इसको यहां कहीं से ऐसे हिट कर रहे होते तो यहां से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव नेचर का होता, लेकिन अभी यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे हिट कर रहा है तो यहां से प्लैंक ऐसे नीचे से भागना चाहेगा, तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉन इंपल्सिव नेचर का ही है। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स अगर हो तो उसका dt टाइम के लिए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लार्ज टाइम के लिए नहीं, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम उसके इंपल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए ये जो मेरा
सिलेंडर है, इस पर यहाँ पर जो फ्रिक्शन है एट मैक्स जो वैल्यू का हमारे पास, उसके करस्पॉन्डिंग भी, क्योंकि वो फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव नेचर का है, तो इसलिए dt टाइम में वो इसको कुछ भी मोमेंटम इंपार्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने इसको रोक के रखा हुआ है, ये रेस्ट पे भी है और कुछ घूम भी नहीं रहा, क्योंकि dt टाइम में जो भी इस पे फ्रिक्शन एक्ट किया होगा वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए यहां से यहां तक कि आपका सिलेंडर जो है वो रेस्ट पे ही है, क्योंकि यहां पर सिलेंडर पे इस तरह से अगर कोई फोर्स फ्रिक्शन का आया भी है तो dt टाइम में वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंपल्स नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है। हाँ, अगर कुछ इस तरह से हिट होता और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ इंपल्सिव नेचर का होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता कि ये dt टाइम में कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर जाता है या ओमेगा गेन कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, सिलेंडर को कोई मतलब नहीं है, वो dt टाइम पहले और dt टाइम बाद रेस्ट पे ही है। तो सबसे पहली बात यहां पर अगर आप चेक कीजिए तो यहां पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना m और कैपिटल M, मतलब प्लैंक और पार्टिकल के कोलिजन के ड्यूरिंग यहां पर अगर फ्रिक्शन कुछ थोड़ा बहुत अवेलेबल भी हुआ है तो वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है, तो अगर वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप पार्टिकल और प्लैंक को एज अ सिस्टम मानते तो यहां पर एक फ्रिक्शन है बहुत नेग्लिजिबल इंपल्स का, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सिस्टम में इन दोनों को बोल रहा हूं, पार्टिकल और प्लैंक, इसको मैं अगर सिस्टम मानूं तो यहां पर ऊपर से एक फ्रिक्शन आ सकता है, लेकिन वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब बताइए एक्सटर्नल फोर्स, जमीन से नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल नहीं है, जो था वो नॉन इंपल्सिव नेचर का है, वो dt टाइम में कुछ भी मोमेंटम इंपार्ट नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस वजह से हम पार्टिकल प्लस प्लैंक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M v0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M v1 प्लस कैपिटल M v2। तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास एक इक्वेशन आ रहा है v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल्स टू v0। देखिए ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आगे का पार्ट तो है ही टिपिकल, लेकिन ये वाला पार्ट में भी कई स्टूडेंट्स इसको चलाने की कोशिश करेंगे, जबकि यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो उस इलास्टिक कोलिजन के लिए हम E का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कंजर्व कर दिया है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOC अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग LOC। तो सबसे पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिए तो ये ऐसा बनेगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल ही क्या है, इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो मेरे पास E का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट E इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2, तो सेपरेट होने के लिए v2 माइनस v1, मतलब आपका प्लैंक पार्टिकल से सेपरेट हो रहा है किस वेलोसिटी से, v2 माइनस v1 से, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्योंकि प्लैंक रेस्ट पर है तो ये v0 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू v0। तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास एक और इक्वेशन आ रहा है, दैट इज v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v0। सिंपली दो इक्वल मास के पार्टिकल्स का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लेकिन क्योंकि बड़ा सिस्टम है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अदरवाइज आप इन दोनों का डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन करा के इनकी वेलोसिटीज, आपको ध्यान भी होती है कि अगर इक्वल मासेस हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए क्या आने वाला है, इन दोनों को सॉल्व करने पे यहां पर आ रहा है दैट इज 2v2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v0। ठीक है, तो यहां से देखिए मेरे पास इवॉल्व हो जाता है v2 v0 के इक्वल, और अगर आप यहां से v1 एस्टिमेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। जनरली आप लोग ध्यान भी रखते हैं कि अगर इक्वल मासेस हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं
तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज हो भी गया है, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और ये प्लैंक v2 यानी v0 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ से आगे जो है वो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए मेरे पास क्या सिचुएशन आया है, ये मेरे पास प्लैंक है और ये मेरे पास सिलेंडर है। सिलेंडर किस पर है, रेस्ट पर, लेकिन आपका प्लैंक v0 वेलोसिटी से आगे बढ़ गया है और यहां पर ये स्मूथ सरफेस है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये v0 से आगे चलना शुरू करेगा तो अब आगे इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो जो नीचे वाला प्लैंक है उस पर फोर्स पीछे लगेगा और ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स आगे लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्लिपिंग है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टली जो हमारा सिलेंडर है उसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो n इक्वल टू mg होगा और उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज म्यू mg। तो देखिए उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर उस पे यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू mg आगे की तरफ। कैसे, क्योंकि सिलेंडर ऐसे रखा है, प्लैंक आगे बढ़ रहा है, तो प्लैंक पे फोर्स पीछे आएगा तो सिलेंडर पे फोर्स आगे आएगा। तो ये म्यू mg है और प्लैंक पर अगर आप देखेंगे तो यही म्यू mg पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ओके, अच्छा इसकी वेलोसिटी v0 है और ये रेस्ट पर है। अब मुझे बताइए ये म्यू mg क्या करेगा, इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कराएगा, इसके सेंटर ऑफ मास को आगे भी बढ़ाएगा। तो फाइनली ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में स्लिपिंग कब बंद होगी। तो देखिए स्लिपिंग कब बंद होगी, उसके लिए मैंने मान लिया कि ये वो मोमेंट है जब स्लिपिंग स्टॉप हो गई। तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन है, मैंने इसके सेंटर की वेलोसिटी माना v3 और इस तरह से मैंने मान लिया ओमेगा 3, ठीक है, और ये जो प्लैंक है उसकी वेलोसिटी को मैंने v4 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लिया कि ये वो मोमेंट है जब यहां पर स्लिपिंग बंद हो गई है, तो स्लिपिंग नहीं होने की कंडीशन सबसे पहले यहां अप्लाई कर लेते हैं। तो स्लिपिंग जो स्टॉप हुई है तो उसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम सिलेंडर से चेक करें कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए ये जो सिलेंडर है वो अपने सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ओमेगा इस तरफ है, ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 इंटू आर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ये किसके फ्रेम में बात कर रहा हूं, सेंटर के रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ है ओमेगा 3r और सेंटर की अपनी वेलोसिटी किधर है, ये v3 आगे की तरफ है। मैंने आपको कई बार बताया कि सेंटर के रेस्पेक्ट में इधर वेलोसिटी आ रही है ओमेगा 3r, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में तो ग्राउंड फ्रेम में जाने पर हमें सेंटर की वेलोसिटी को यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी देखें तो उसमें ये v3 का वेक्टर एडिशन हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास v3 प्लस ओमेगा 3r। ये किसकी वेलोसिटी है, सिलेंडर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है आगे की तरफ। इसी तरह से ये जो हमारे पास प्लैंक है उसके इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो पूरा प्लैंक ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v4 ही है। तो स्लिपिंग बंद होने का मतलब है कि वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ रहा है v3 प्लस ओमेगा 3r दैट इज इक्वल्स टू v4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहले मैं ये पता लगा रहा हूं कि भाई किस टाइम पर ये स्लिपिंग बंद करेंगे, तो स्लिपिंग बंद करने की कंडीशन ये है, टाइम नहीं है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे स्लिपिंग स्टॉप हो चुकी होगी। तो देखिए इसके बाद क्या होगा,
अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं कौन कौन से यहाँ फंडामेंटल्स अप्लाई कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो फ्रिक्शन है ये इन दोनों के सिस्टम के लिए तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिस्टम के लिए इंटरनल है, यानी इनके बीच का फ्रिक्शन इंटरनल है। यहां का अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो ये भी सिस्टम के लिए इंटरनल होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, जमीन से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन तो एक ऊपर की तरफ है, ये एक्सटर्नल है, और ऊपर से दोनों का वेट एक्सटर्नल है, लेकिन ये दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जो ग्राउंड है वो स्मूथ है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये फ्रिक्शन इंटरनल है, लेकिन इधर से जो फ्रिक्शन आता वो एक्सटर्नल हो सकता था, लेकिन ग्राउंड स्मूथ है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी मैं सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो यहां पे मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दोनों को एज अ सिस्टम मान लेते हैं। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियली ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m इंटू वी नॉट प्लस जीरो है सिलेंडर का। फाइनल मोमेंटम प्लैंक का कितना है? m इंटू वी फोर प्लस, जो सिलेंडर है वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और आपने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा है कि किसी सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम निकालने के लिए उसका सारा मास आप सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर देते हैं। तो मुझे बताइए इसका सारा मास सेंटर ऑफ मास पे अगर हम कंसीडर करें तो इसका जो वेलोसिटी है वो v3 है, तो इसका मोमेंटम आएगा m इंटू v3। तो कितना आएगा हमारे पास? एक और रिलेशन आ रहा है, v3 प्लस v4 इक्वल्स टू v नॉट। ये मैंने इक्वेशन 2 रख दिया है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। देखते हैं और कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगली इक्वेशन इंटरेस्टिंग वे में, मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की इनिशियल कंडीशन रेस्ट पर है, लेकिन फाइनल कंडीशन है वो आगे सेंटर ऑफ मास v3 से जा रहा है, और इधर मैंने ओमेगा 3 माना हुआ है। अब देखिए ये इसका कॉन्टेक्ट है, तो मुझे बताइए ड्यूरिंग दिस क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट कर रहा है, म्यू एम जी, और आपको पता है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। देखिए फिजिक्स को पूरा सोचा जाता है, आधा सोचने की आदत डालोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। इधर एम जी, अब देखिए मुझे बताइए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास प्लैंक के ऊपर जो चल रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है सेंटर ऑफ मास, ये तो पूरा ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो सीधा चल रहा है। तो इसका मतलब एन और एम जी बैलेंस करेंगे, ठीक है भाई, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं ग्राउंड पे सपोज ये एक्सिस कंसिडर करता हूं, ये कौन सा एक्सिस है? ये ग्राउंड पर है, और इस तरह से बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से एक्सिस है। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बात करूं तो क्या आपको ये बात समझ में आता है कि एन और एम जी, क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। जितना एन का होगा उतना ही एम जी का होगा, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने इसको ऐसी जगह पे कंसिडर किया है कि बिल्कुल ये बेस पर है, मतलब ग्राउंड पर है, ये टच कर रहा है सरफेस के ऊपर। तो क्या हमें यहाँ पर ये फ्रिक्शन भी यहाँ से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो फ्रिक्शन जो है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो इसका आर क्रॉस एफ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम देखें आर और एफ एंटी पैरेलल हो जाएंगे, आर वेक्टर ऐसे और एफ वेक्टर ऐसे, तो ये एंटी पैरेलल है, तो टॉर्क 0 हो गया। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट आपने देखा कि टोटल टॉर्क 0 आ रहा है। ये कौन सा एक्सिस है? जिस लेवल पे आपका सिलेंडर टच कर रहा है ना, उस लेवल पे मैंने ग्राउंड पे कहीं पे मैं खड़ा हूं, ताकि मेरा म्यू एम जी यहीं से पास कर गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये म्यू एम जी यहाँ पर है, तो इस लेवल पर हमने लिया है ताकि बिल्कुल ठीक सामने कि म्यू एम जी इससे ही पार करे। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट एन और एम जी का टॉर्क बैलेंस हो गया, यानी 0 हो गया नेट, और म्यू एम जी का भी 0 हो गया। इसका मतलब इस सिलेंडर पे इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब मुझे बताइए
कि अगर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होता है तो हम सिस्टम का क्या कंजर्व कर पाते हैं, हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि जो मेरा सिलेंडर है वो जिस जगह पे टच कर रहा है प्लैंक को, उसके लेवल पे ग्राउंड पे आ जाइए बाहर कहीं पे, और वहां पर कोई एक्सिस ये वाला कंसीडर कर लीजिए जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एल कंजर्व कर रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो है 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो कितना आएगा फाइनली, देखिए तो आपको पता है ये एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी का और या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है विद रिस्पेक्ट टू cm एंड देन ऑफ cm अबाउट द एक्सिस। तो विद रिस्पेक्ट टू cm, तो देखिए ये ओमेगा 3 से घूम रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये ऐसे घूम रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू cm इसका आएगा ICM इंटू ओमेगा 3, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है यानी आउटवर्ड है, तो मैंने आउटवर्ड पॉजिटिव मान लिया, प्लस ऑफ cm मतलब सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दीजिए, तो वह m इंटू V3 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सिस आपका ये है और मोमेंटम इस वेलोसिटी के लाइन में होगा। तो अगर हम एक्सिस से ये इसकी आर्म एस्टिमेट करें तो ये आर्म की वैल्यू कैपिटल R आएगी। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है m V3 R होगा। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो आप इधर से देखिए R ऐसे होगा, R और MV इस तरफ है, R क्रॉस MV इनवर्ट जाएगा, यानी I ओमेगा तो आउटवर्ड है, ये इनवर्ट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आने वाला है। तो वैल्यू आ रही है ICM ओमेगा 3, तो ICM आपके पास है mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 3 इक्वल्स टू mv3r। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास रिलेशन आ रहा है ओमेगा 3 इंटू कैपिटल R, ओमेगा 3 इंटू कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V3। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ से हम ओमेगा 3 V3 और V4 हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ये वाला, और एक एक्सप्रेशन ये है। तो ऐसा करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओमेगा 3r 2v3 के बराबर है, तो ओमेगा 3r हमारा 2v3 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 3v3 इक्वल्स टू v4। तो एक रिलेशन आ रहा है 3v3 इक्वल्स टू v4, और अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे यहां से किसकी वैल्यू एस्टिमेट कर लेना चाहिए, मैं यहां से V3 की वैल्यू एस्टिमेट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो V3 एस्टिमेट करने के लिए V4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V4 मेरे पास 3v3 के बराबर है और V3 एस्टिमेट हो जाएगा वहां से। तो देखिए मेरे पास आ रहा है V3, इस एक्सप्रेशन में रख रहे हैं V3 प्लस 3v3 दैट इज इक्वल्स टू, पेशेंस रखना पड़ेगा है ना क्वेश्चंस को करने के लिए, जे एडवांस आपसे डिमांड करता है पेशेंस की, हम लोग भी रखते हैं। तो देखिए मेरे पास V3 आ रहा है दैट इज V0 बाय 4। ठीक है, आपके पास ये V3 आ गया, आप चाहो तो V4 एस्टिमेट कर लीजिए 3 टाइम्स ऑफ V3, तो ये लीजिए मैं एस्टिमेट भी कर देता हूँ, हालांकि उसकी नीड नहीं है, बट V4 3v3 आ गया मेरे पास, तो 3V0 बाय 4। ठीक है, और आप चाहें तो यहां से V3 की वैल्यू रख के ओमेगा 3 भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये आपका सॉल्व हुआ है अभी, वेलोसिटीज वगैरह। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि किस टाइम के बाद ऐसा होने वाला है, तो आपको टाइम एस्टिमेट करना है। तो देखिए टाइम एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका सिलेंडर है इनिशियली रेस्ट पे, और फाइनली इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास आई है V0 बाय 4, और यहां से यहां तक जो हुआ है उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है हमेशा म्यू mg। तो बताइए इसके सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सीलरेशन हुआ, म्यू mg अपॉन m दैट इज म्यू g। तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं v इक्वल्स टू u प्लस 8u।
तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v0/4 है, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 था, एक्सेलरेशन है μg इंटू टी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद, दैट इज v0/4 μg। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने आपसे यही टाइमिंग पूछा है, तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से किया जाता है, एक एक चीज सोच सोच के आपको देखना होता है कि कौन से एक्सप्रेशन अप्लाई हो पाएंगे। जैसे मैंने सिस्टम का, तो यहाँ पे मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, और मैंने उसका एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में एक्सिस लेके सिलेंडर का मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया है। ठीक है, और जो भी स्लिपिंग की कंडीशन थी वो स्लिपिंग स्टॉप करने की कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोचना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हम इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस से, या जैसे सिंपल बात कर लेते हैं, ग्राउंड में कोई एक्सिस यहां पे मैं ले लूं, और अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना हो तो क्या हम कंजर्व कर सकते हैं? वैसे मैंने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, फिर भी आप सोचिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन एनएलएम फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है 3 ब्लॉक्स आपको शो किए गए हैं जो स्ट्रिंग्स की हेल्प से कनेक्टेड है, और 2 ब्लॉक जो हैं वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, और ये जो सरफेसेस हैं ये रफ सरफेस है, इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये ए बी सी तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये पूरा सिस्टम प्रोवाइडेड है, ये तीनों ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगहों पर फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन अवेलेबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी कंडीशंस को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो रिलेटिव मोशन होने से रोक सकता है तो वो 2 सरफेसेस को आपस में स्लिप होने नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, तो n इक्वल्स टू mg होगा दोनों के लिए ही। तो अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 है तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज म्यू एस mg, और म्यू एस की वैल्यू हाफ है 0.5, तो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन mg/2 है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा कि इनमें जो ब्लॉक्स हैं वो ग्राउंड पे स्लिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब कुछ भी कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो देखिए क्या होगा, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस ब्लॉक पर 2 mg नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर जो टेंशन है वो 2 mg के इक्वल है। इधर डाउनवर्ड फोर्स कितना है हमारे पास, 2 mg, और इधर टेंशन T। तो मैंने ये माना हुआ है, याद रखिएगा एजम्पशन है कि ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो मैंने कहा कि टेंशन जो है वो 2 mg के इक्वल है। तो मुझे बताइए, अगर ये टेंशन 2 mg के इक्वल है तो ये टेंशन T यहां से यहां तक ट्रांसमिट होगा, तो यहां पर भी टेंशन T होगा, यहां पे भी T होगा। इसका मतलब इधर वाले ब्लॉक को आगे खींचने में कौन हेल्प कर रहा है, 2T फोर्स, और यहां से टेंशन T इस तरह से, तो यहां पर इस ब्लॉक को जो आगे खींचा जा रहा है वो T फोर्स से खींचा जा रहा है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो टेंशन 2 mg के इक्वल है, तो 2 mg का मतलब तो 2T तो 4 mg हो जाएगा, और T 2 mg के इक्वल है। तो क्या मेरा एजम्पशन सही है? मेरा एजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि जिस कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूं कि ये स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो ये तो मूव कर जाएंगे आगे, क्योंकि इनका जो टेंशन है, ये आगे लगने वाला फोर्स, ये इनके लिमिटिंग फ्रिक्शन से काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर स्लिपिंग की कंडीशन तो है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि अगर स्लिपिंग होगा तो क्या होगा। तो मुझे बताइए, अगर स्लिपिंग होगा तो ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि ये 2m ब्लॉक जो है वो नीचे ही एक्सेलरेट करेगा। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए हम माने कि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन कुछ भी हो, तो क्या आपको ये बात दिखाई दे रही है कि अगर ये नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ये जो टेंशन है
वो लेस देन 2 mg होगा। कंफर्म? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे आने का मतलब है कि ये टेंशन इस 2 mg से छोटा है, तभी ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज नीचे एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब बताइए लेस देन 2 mg है, लेकिन कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 mg से छोटा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 2t की वैल्यू लेस देन क्या कहते हैं 4 mg हो जाएगा। तो एक बात बताइए, और यहां पर जो टेंशन है t, मतलब ये t लेस देन 2 mg है हमारे पास। तो अगर ये t लेस देन 2 mg है और अगर बाई चांस ये mg/2 से भी छोटा हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि t 2 mg से तो छोटा है, तो मैं मान रहा हूं अगर वो mg/2 से भी छोटा हो तो क्या होगा? mg/2 से छोटा होने का मतलब ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि mg/2 यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल है आपके पास, और ये t लेस देन 2 mg को मैंने ये माना कि अगर ये इतना कम हो जाए कि ये mg/2 से भी छोटा है तो ये मूव नहीं करेगा। अगर हम ये मान लें कि ये जो t है, सपोज t आपका लेस देन mg/4 है, तो क्या आपको लगता है ये जो 2t है वो mg/2 से छोटा हो जाएगा? इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा टेंशन किस रेंज में हो सकता है। मैंने कहा अगर टेंशन लेस देन mg/2 हो गया तो ये वाला नहीं चलेगा, और लेस देन mg/4 हो गया तो दोनों नहीं चलेंगे। लेकिन दोनों नहीं चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये सोचना है कि यहां पर क्या कंडीशन हो सकती है। तो मुझे एक बात बताइए कि पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है, और दोनों स्लिप करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं यहां पे ये चेक करने जा रहा हूं कि कोई एक स्लिप कर रहा है और दूसरा स्लिप ना कर रहा हो तो वो कंडीशन क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि यहां लग रहा है 2t और यहां है t, तो अगर 2t आपका mg/2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि t आपका mg/2 से छोटा हो। तो यहां पर ये कंडीशन निकल के आती है कि अगर स्लिप होगा तो ये तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये वाला स्लिप करे और ये वाला ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। ये करे स्लिप लेकिन ये ना करे, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि पहली बात तो ये कि पूरा सिस्टम तो रुका हुआ नहीं रह सकता, वो मैंने पहले ही एनालाइज कर दिया। अब बात ये आती है कि अगर स्लिप करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, या फिर दोनों करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा पहला एजम्पशन है, क्योंकि यहाँ 2t mg/2 से बड़ा होगा तो ये मूव कर जाएगा, लेकिन हो सकता है ये मूव ना करे क्योंकि t mg/2 से छोटा हो सकता है। तो यहां पर ये दोनों एक साथ या तो मूव करेंगे या सिर्फ ऊपर वाला मूव करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एजम्पशन के तहत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ऊपर वाला स्लिप मार रहा है, नीचे वाला स्लिप नहीं मार रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ का टेंशन mg/2 से ज्यादा आ गया तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, और अगर यहाँ वाला टेंशन mg/2 से छोटा आ गया उस कंडीशन में तो हमारा एजम्पशन सही होगा और क्वेश्चन हम वहीं पे रोक देंगे। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने मान लिया कि ये जो b है उसका एक्सेलरेशन a आगे की तरफ है और आपका c जो है वो रेस्ट पर है, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, और अगर ये एजम्पशन हमारा सही रहा तो क्वेश्चन वहीं पे हम रोक देंगे, अदरवाइज हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को स्लाइड करवा के। अभी हम c को स्टेशनरी रख रहे हैं, यानी ये हमेशा रेस्ट पर है। ठीक है, तो इधर देखिए अगर इसका एक्सेलरेशन a आगे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कुछ b है, तो देखिए ये अगर आगे बढ़ेगा तो सपोज ये x अमाउंट आगे जाता है, तो x अमाउंट आगे जाने से यहां से x स्ट्रिंग फ्री होगी और यहां से भी x स्ट्रिंग फ्री होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला तो मूव नहीं कर रहा है तो ये सारी स्ट्रिंग इधर नीचे चली जाएगी। तो इधर ये a एक्सेलरेशन से जाने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a होगा, क्योंकि अगर ये x आगे जाता है तो 2x स्ट्रिंग फ्री हो रही है तो ये 2x नीचे जा सकता है। तो हम लोग FBD बनाते हैं और सॉल्व करते हैं और पहले चेक कर लेते हैं कि भाई टेंशन कितना है। अगर वो टेंशन इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा, वरना हमारा एजम्पशन राइट है। तो यहाँ पर मैंने माना टेंशन T है, इधर डाउनवर्ड फोर्स 2 mg, इस डायरेक्शन में टेंशन T और ये T, तो यहाँ वाले थ्रेड में टेंशन 2t आ जाएगा तो इस ब्लॉक पे इधर 2t एक्ट करेगा।
क्योंकि ये स्लाइड करके जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, दैट इज म्यू mg, और इसकी वैल्यू mg/2 है क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.5 है। इधर से टेंशन इस पे टी एक्ट कर रहा है, ये रेस्ट पर है। तो हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आने वाली है आपके पास, डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू बी, इसका एक्सलेशन b जो है दैट इज इक्वल्स टू 2a। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन इसके ऊपर आएगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है 2t दैट माइनस mg/2, 2t माइनस mg/2 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू इसका एक्सेलरेशन a है। ये हमारे पास इक्वेशन। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके अब चेक करेंगे। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, टेंशन ही एस्टिमेट कर लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। अगर टेंशन हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें दोबारा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहां से हम टेंशन एस्टिमेट करते हैं, तो मेरे पास रिलेशन है 2mg माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 4ma, तो 4 टाइम्स ऑफ m इंटू ए। m इंटू ए की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज 2t माइनस ऑफ mg/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आ रहा है टोटल 9t दैट इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ रहा है 4mg। दिस implies that the value of tension that is equals to 4mg/9। इंटरेस्टिंग वैल्यू आ गई है, टेंशन हमारे पास 4mg/9 है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये टेंशन आपका लिखा हुआ है कितना, mg/2.25, और डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन mg/2। ये वैल्यू mg/2 से छोटा है, यानी हमारा एजम्पशन राइट है कि ये टेंशन जो है वो mg/2 से छोटा होगा तो ये वाला मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाला मूव कर जाएगा। आप इसका डबल करके देखिए तो डेफिनेटली वो mg/2 से ज्यादा है, तो ये आगे मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला ब्लॉक आगे मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि सी ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहेगा, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन आपके सी ब्लॉक का वो तो 0 आ गया है। और यहां से आप a और 2a की वैल्यू एस्टिमेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सेलरेशन है। तो देखिए मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मेरे पास 2mg माइनस ऑफ t कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए 4mg/9 दैट इज इक्वल्स टू 4ma। ऑन सॉल्विंग मेरे पास आएगा ये 14g/9 that is equals to 4a. Then I will get this value as a equals to, that is 7g/18. Okay, I have the value of acceleration a। acceleration a हमने किसका माना था, इस ब्लॉक का a acceleration माना था, तो ये हमारा कौन सा है, b है। तो acceleration of b आपके पास आ गया है 7g/18, और एक्सेलरेशन ऑफ a का एक्सेलरेशन मैंने माना हुआ है b इक्वल्स टू 2a एंड दैट इज इक्वल्स टू 7g/9। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन a ब्लॉक का है वो 7g/9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से है। इसमें कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 2 √ ag so that it just clears two walls of equal height a, ठीक है, which are at a distance 2a apart। okay, तो हमें बताना है show that the time of passing between the walls is 2 √ a/g। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हमने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया और उसके फायरिंग की स्पीड दैट इज गिवन एज 2 √ ag। इस स्पीड से हमने फायर किया तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से उड़ता हुआ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास दो वॉल हैं जिनकी हाइट a है। तो जैसे मेरे पास सपोज ये एक वॉल है, इसकी हाइट a है, तो ऐसा ही एक और वॉल है a हाइट का, ठीक है। इन दोनों को ये प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर करता है, तभी मैंने इसको इस तरह से चलाया है,
ठीक है, कि यहाँ और यहाँ जस्ट टच होता हुआ जा रहा है, मतलब ये जस्ट क्लियर कर रहा है। ठीक है, इन दोनों वॉल्स के बीच का सेपरेशन आपको 2a प्रोवाइडेड है। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि यहां से यहां तक की जो टाइमिंग है वो 2 टाइम्स ऑफ रूट a बाई जी होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल है उसके x डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट सपोज मैंने मान लिया ux है और उसके y डायरेक्शन का कंपोनेंट uy है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है उसका एक्सेलरेशन हमेशा g वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर हम प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो वो अनएक्सेलरेटेड होता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मोशन होता है। तो मुझे बताइए, मुझे पता है कि ये दोनों वॉल्स के बीच का गैप कितना है 2a। तो अगर मुझे ये पता करना है कि यहां से यहां तक कितना टाइम होगा, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखें सिर्फ, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन तो कांस्टेंट वेलोसिटी से है और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ux है। तो यहां से यहां तक का जो टाइमिंग उसको लगने वाला है, दैट टाइमिंग डेल्टा t इज योर 2a ओवर ux। सिंपल सा ये आंसर होगा। तो अगर हमारे पास ux हो तो हम डेफिनेटली क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा t कितना होगा अगर ux हमारे पास है। तो देखिए अब इस ux को हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास अगला पॉइंट ये है कि मैंने मान लिया कि इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट h है। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। तो मुझे बताइए यहां पर अगर हम मैक्सिमम हाइट पे बात करें तो आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहां पर नेट वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल में होती है, दैट इज ux। तो हमारे पास y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी uy है, तो दैट इज uy स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू माइनस g है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, इनटू डेल्टा y जो है वो यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस h है। तो यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास uy स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 2gh। तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, वो क्या है, दैट इज योर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर का अंडर रूट। इनिशियल स्पीड यही है और वो आपको प्रोवाइडेड है, हाउ मच, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ag। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा, इसको होल स्क्वायर भी कर देते हैं और uy की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां पर आएगा दैट इज योर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर है 2gh, दैट इज इक्वल्स टू 4ag। तो हमारे पास एक इक्वेशन और क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर हमारे पास ये ux आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहां पर मुझे ये पता है कि यहां से यहां तक की टाइमिंग डेल्टा टी कितनी है, 2a बाई ux। ठीक है, अगर मैं इस मैक्सिमम हाइट से देखूं तो आप ये बताइए यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज h माइनस a, क्योंकि h तो टोटल h मैक्स है और जो टावर्स की हाइट है वो a है, वॉल्स की हाइट, तो ये h माइनस a है। अच्छा यहां से अगर आप देखो तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा है या नहीं, तो आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा है और आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपको ये बात समझ में आती है कि यहां से यहां तक की टाइमिंग और यहां से यहां तक की टाइमिंग, ये दोनों टाइमिंग बराबर होंगे। मतलब मैंने अगर पूरा डेल्टा टी माना है तो ये डेल्टा टी बाई 2, ये डेल्टा टी बाई 2 होगा। तो ये वाली टाइमिंग अगर मुझे एस्टिमेट करना हो तो देखिए हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। मैं मैक्सिमम हाइट पे हूं, यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है और ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो मुझे कितना नीचे आना है, मुझे नीचे आना है h माइनस a।
तो मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं कि यहां से यहां तक की टाइमिंग कितनी है, जिसको आप कह सकते हो जो मैंने डेल्टा टी लिखा है उसका हाफ है ये, तो दिस इज योर डेल्टा टी बाई 2। तो यहां से यहां तक की टाइमिंग हम एस्टिमेट करें तो अगर मैं वर्टिकल मोशन यहां पे देखता हूं तो आप देख रहे हो कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसका एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड है, लेकिन इस समय पर क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है तो यहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं डेल्टा y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम ये वाली टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां से मेरे पास कितना आएगा डेल्टा y, दैट इज योर h माइनस ए। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये 0 होगा, प्लस हाफ, मैंने डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया है, h माइनस ए पॉजिटिव लिखा है तो ये भी पॉजिटिव g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास टाइम एस्टिमेट होके आ रहा है, दिस टाइम दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस ए डिवाइडेड बाय g। ओके, तो ये टाइम हमारे पास यहां से यहां तक का टाइम, मतलब इतना सा टाइम आ गया। और मुझे पता है कि ये टाइम जो है वो डेल्टा टी बाई 2 के इक्वल होगा, तो अगर आप इस टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा टी बाई 2 के इक्वल है। तो ये टाइम हमारे पास कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस ए डिवाइडेड बाय g, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई 2, है ना। और हमें पता है डेल्टा टी कितना है, दैट इज योर 2a बाई यू एक्स। तो डेल्टा टी बाई 2 a बाई यू एक्स के इक्वल होगा, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास रिलेशन इवॉल्व होगा रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ h माइनस a अपॉन g, दैट इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई यू एक्स। ओके, तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एक ये इक्वेशन भी है, इसको भी हमें यूज करना है, यू एक्स स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल्स टू 4ag। ठीक है, तो देखते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस इक्वेशन की जरूरत है तो इसको मैं रख रहा हूं। तो मेरे पास यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, 2h माइनस 2a डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको g से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सीधा सीधा 2gh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन बन रहा है 2gh माइनस 2ah 2ag, h नहीं 2ag, मैंने g से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ux स्क्वायर। अब हम यहां से सीधा सीधा 2gh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो देखिए यहां से क्या आएगा, 2gh एक्सप्रेशन में रखने पर दैट इज योर 4ag माइनस ऑफ ux स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू रख दिया, माइनस ऑफ 2ag, दैट इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर g स्क्वायर ओवर ux स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके ux की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। और एक बार ux आ गया हमारे पास तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या रिलेशन आने वाला है आपके पास, ये रिलेशन आ रहा है a स्क्वायर g स्क्वायर ओवर ux स्क्वायर माइनस ऑफ 2ag प्लस ux स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, दैट इज ag ओवर ux माइनस ऑफ ux का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके ag ओवर ux दैट इज इक्वल्स टू ux, this implies the value of ux equals to root over ag। तो ये आपके पास ux की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता करना था कि टाइम कितना लगेगा उसको जस्ट क्लियर करने में, तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा 2a ओवर ux एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a ओवर रूट ओवर ag।
तो जो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है ना शो करने के लिए, वो हमारे पास एस्टिमेट हो गया 2 टाइम्स ऑफ √a/g। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस इन दिस वीडियो।